बुलाई बड़ी बैठक। आज 11 बजे सचिवालय में होगी चारधाम को लेकर अहम बैठक। अधिकारी अपने विभागों की देंगे प्रेजेंटेशन। गैरसैंण में 13 मार्च से होगा बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीबीआई जांच को तैयार। पर्यटन विभाग ने केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धामों की श्रद्धालुओं की संख्या में किया इजाफा। पिछली बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने पर लिया फैसला। 4 धाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खुला पोर्टल। श्रद्धालुओं की संख्या पर आज हो सकता है फैसला। और उत्तराखंड में मार्च से पहले ही गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा। अगले 2 हफ्तों में बढ़ेगी भीषण गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक। 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। 4 धाम को लेकर अहम बैठक। धामी ने बुलाई बैठक। 11 बजे सचिवालय में होगी अहम बैठक। 4 धाम को लेकर अहम बैठक। अधिकारी अपने विभागों की देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक। 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। 4 धाम को लेकर अहम बैठक। अधिकारी अपने विभागों की देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक। 11 बजे सचिवालय में होगी अहम बैठक। 4 धाम को लेकर अहम बैठक। अधिकारी अपने विभागों की देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक। 11 बजे सचिवालय में होगी अहम बैठक। 4 धाम को लेकर अहम बैठक। अधिकारी अपने विभागों की देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर बात किया है तो 11 बजे सचिवालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 4 धाम को लेकर यह बैठक बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से धामी जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछले साल जो है 4 धाम की यात्रा में जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में आए थे, तो इस बार भी जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो संख्या ज्यादा होगी। यानी कि सरकार का दावा है कि इस बार जो है संख्या को ज्यादा और बढ़ाने का प्रयास जो है वो राज्य सरकार करेगी। कि लगातार 4 धाम को लेकर के जो मॉनिटरिंग है वो पूरी मॉनिटरिंग जो है वो मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। और इसी को लेकर के जो है वो आज ठीक 11 बजे जो है वो सचिवालय में होने जा रही है। विभाग से लेकर विद्युत विभाग, परिवहन विभाग और की जो टीम है, उनका जो अधिकारी है उनके साथ जो बैठक होगी। और बैठक में तमाम चीजों को लेकर के जो है तैयारियों को लेकर के तमाम चीजों को लेकर बड़ी बात कि लगातार जो बद्रीनाथ जब खुलेंगे तो कहीं ना कहीं दोषी वर्ग पे जो लगातार भूत धसाव की जो है वो बेहद गंभीर बनती है। तो आगे किस तरह की रणनीति जो है वो सरकार श्रद्धालु के लिए तय करेगी। महत्वपूर्ण धाम है 4 धामों में, और जहाँ लगातार देखा जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे है या रोड जो जोशीमठ है उससे कहीं ना कहीं भाव है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों है जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री खुद से है कि क्या
साथ चारधाम को लेकर के ये बैठक करेंगे। और इसके साथ साथ तो मैं सबसे ये भी बता की जो प्रक्रिया है, जो भी चारधाम के लिए संघ में आएंगे के लिए आज पंजीकरण के लिए वेबसाइट जो है वो राज्य सरकार ने उसको भी धाम पे आ रहा है, उसको पंजीकरण जरूर करना पड़ेगा। उनको चारधाम में एंट्री नहीं की जाएगी तो दुरुस्त करने का प्रयास कर है कि उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उस पर चलिए राजेश जी, आपकी जो आवाज़ है हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, सीएम धामी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सचिवालय में यह बैठक का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे रुड़की के मोहल्ला कानून गोयान में हुए पटाखा अग्निकांड में मृतक परिवार के लोग सिविल अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं, जहां पर उनकी मांग थी कि मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए परिजनों को दिए जाएं। मुआवजे की मांग पर परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। ऐसे ही पता लगा, मैं हरिद्वार था, मैं तत्काल यहाँ आ गया और इनका कहना था कि प्रशासन ने अभी ये नहीं तय किया कि कितना मुआवजा मिलेगा। तो मैंने पूछा कितना आप चाहते हैं? बोले वो 2 लाख प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, प्रस्ताव कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। तो इस पर मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भेजा और हमारी उनके साथ आपसी सहमति होगी कि प्रस्ताव 5 लाख का भेजा जाएगा। और जिस घर में 3 बेटियां हैं, माँ बीमार रहती है, उसमें उनकी बेटी ने BA किया हुआ है, तो हमने कहा उनको संविदा पर कहीं नौकरी मिल जाए, नगर पंचायत, नगर निगम में कहीं भी। इसके अलावा 25-25 हज़ार रुपये की मृतकों को मैंने अपनी तरफ से भी राहत राशि देने की घोषणा की है। हम विवेकाधीन कोष में एक प्रस्ताव भेजेंगे, तो वो जो भी मुआवजा वो हायर अथॉरिटी से डिसाइड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से ये कोई धरने पे तो नहीं बैठे थे। पहले मैं इनसे बात करके गया हुआ था, तो ये लोग से शायद वेट कर रहे होंगे पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाए तो बॉडी लेके जाएं, तो उसके लिए बैठे हैं। तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम बॉडी इनको हैंड कि जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा इनके लिए हम हेल्प करेंगे। और अलग से भी अगर जो फैमिलीज़ हैं मेरे पास आ जाएँ तो मैं कोशिश करूँगा अपनी व्यक्तिगत तौर पर कुछ हेल्प कर पाऊँ तो कर पाऊँ। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होगी, जिसको लेकर सोमवार को बोर्ड सभागार में आयोजित बैठक में सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने मौजूद प्रदेश भर से आए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फ़ोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1253 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों में 198 संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं।
सचिव ने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और आज बैठक ली गई है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? 16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उपनियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 198 संवेदनशील हैं और 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए हमने सारे मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, तो सख्ती से इसके लिए अनुपालन करने के लिए कहा गया है। बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की खबरों के बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर कैंटीन में धमाका हुआ है। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर कैंटीन में जोरदार धमाका। जोरदार धमाके के बाद कैंटीन में लगी भीषण आग। कैंटीन के अंदर मौजूद लड़के को निकाला गया बाहर। देशी शराब की दुकान के पास बनी कैंटीन में लगी आग। घायल युवक को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पॉलीटेक्निक चौराहे का यह पूरा मामला। जोरदार धमाके के बाद कैंटीन में लगी भीषण आग। कैंटीन के अंदर मौजूद लड़के को निकाला गया बाहर। खबर लखनऊ से, जहां पर कैंटीन में जोरदार धमाका। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़ गए हैं। भरत, कैंटीन में जोरदार धमाका हुआ है, क्या कुछ जानकारी अब तक? देखिए, लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पॉलीटेक्निक चौराहे के पास ये कैंटीन थी। वाइन शॉप के बगल में ये कैंटीन थी और उसके जस्ट बगल में पुलिस चौकी बनी हुई थी। अचानक धमाके की तेज आवाज आई और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब देखा, वहां पर देखते ही देखते कैंटीन में आग लग गई और कैंटीन के अंदर से युवक की चिल्लाने की आवाज आई। मौके पे जो मौजूद थे चौकी इंचार्ज की सूझबूझ से जो लड़का था उसको बाहर निकाला गया। भरत पाठक मौके पर मौजूद थे, जो चौकी इंचार्ज थे। घायल अवस्था में उसको तत्काल सिविल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन अभी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो आग लगी है वो कैसे लगी है, जो धमाका हुआ था वो कैसे हुआ था। पुलिस मामले की जो जांच है वो कर रही है। घायल युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेज के उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है कि कैसे आग लगी। फिलहाल कोई हानि नहीं हुई, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कह सकते, लेकिन हाँ, धमाका बहुत जोरदार था। आसपास के दुकानदार भी धमाके की आवाज सुनकर घबरा गए और अपनी दुकानों से बाहर निकल चुके थे। जी भारत, क्या अब तक आग पर काबू पाया जा सका है? बिल्कुल, आग पर तत्काल काबू पा लिया गया है, लेकिन थोड़ा समय जरूर लग गया आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन अभी स्थिति की बात करें, अभी स्थिति सामान्य है। चलिए भरत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर कैंटीन में जोरदार धमाका हुआ है। और इसी बीच खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है, आपको बता दें। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां देश में 70 जगहों से ज्यादा पर चल रही है एआई ने की छापेमारी। एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में छापेमारी।
चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी छापेमारी। एनआईए की लगातार छापेमारी जारी है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ रेड की कार्यवाही की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ रेड की कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन के नागदा में दीपक भाटी के घर पर एनआईए के छापेमारी कार्यवाही। नागदा में दुर्गा कॉलोनी में रहता है दीपक भाटी। एनआईए इससे पहले भी उससे कर चुकी है पूछताछ। देश में 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में छापेमारी की जा रही है। साथ ही चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी छापेमारी जारी है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ रेड की कार्यवाही की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। उज्जैन के नागदा में दीपक भाटी के घर पर एनआईए ने सर्च की है। नागदा में दुर्गा कॉलोनी में रहता है दीपक भाटी। एनआईए इससे पहले भी उससे पूछताछ कर चुकी है। देश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी लगातार एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ यह छापेमारी कार्यवाही की जा रही है। तो देश के 70 ठिकानों पर यहां पर एनआईए की लगातार छापेमारी की जा रही है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में दीपक भाटी के घर पर एनआईए का छापा। नागदा में दुर्गा कॉलोनी में रहता है दीपक भाटी। एनआईए उससे पहले भी पूछताछ कर चुकी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल बैरागी जुड़ गए हैं। राहुल, नागदा, उज्जैन के नागदा में भाटी के घर पर एनआईए ने छापेमारी कार्यवाही की है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित रतलाम में एनआईए की रेड है। वहीं देश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित 70 जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने अल्प सुबह से उज्जैन के नागदा में अभी छापेमारी की गई है। अभी 10 बजे करीबन रतलाम में भी छापेमारी की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भी दल मौके पर पहुंचा है और उज्जैन के नागदा में दीपक भाटी के घर पर एनआईए ने सर्चिंग की गई है। दीपक भाटी नागदा में दुर्गा कॉलोनी में रहता है। एनआईए इससे पहले भी पूछताछ कर चुकी है। जी राहुल, बात किया तो क्या दीपक भाटी के पास अब तक एनआईए ने कुछ कागजात या कुछ ऐसी चीजें बरामद की हैं क्या, जिससे टेरर फंडिंग के जो बात कही जा रही है वह साबित हो सके? जी अभी फिलहाल की स्थिति मीडिया को अभी घर से थोड़ा दूर कर रखा है। अभी कोई एविडेंस अभी मीडिया के पास में नहीं आया, लेकिन सूत्र जो बताते हैं कुछ न कुछ अभी दीपक के घर से बरामद किया जाएगा, क्योंकि पहले भी इसका नाम आया था और पहले भी इनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें कुछ उनको तथ्य सामने आए थे। उसके बाद में आज सुबह उनके घर पर छापेमारी की गई है। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में भी एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। और खबरों में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें, बुलंदशहर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एनआईए की रेड। बुलंदशहर में भी लगातार एनआईए की छापा जारी है। असलहा के सौदागर के रिश्तेदारों के ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में एनआईए की रेड पड़ी है। खुर्जा के रिजवान कुर्बान के रिश्तेदार के घर पर रेड। सिकंदराबाद के मोहल्ला में एनआईए की रेड। एनआईए ने कई संदिग्ध से की पूछताछ और बाद में छोड़ा। कई घंटे पूछताछ के बाद एनआईए ने संदिग्धों को छोड़ा। मूसावाला हत्याकांड से लाह सप्लाई का लिंक तलाश रही है एनआईए। कई घंटे पूछताछ के बाद एनआईए ने संदिग्धों को छोड़ा।
मूसावाला हत्याकांड से असला सप्लाई का लिंक तलाश रही एनआईए। बुलंदशहर में एनआईए की रेड। असलाह के सौदागर के रिश्तेदारों के ठिकानों पर एनआईए की रेड। सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में एनआईए की रेड। खुर्जा के रिजवान कुर्बान के रिश्तेदार के घर पर भी रेड। सिकंदराबाद के मोहल्ला में एनआईए की रेड। एनआईए ने कई संदिग्ध से पूछताछ की और बाद में छोड़ा। कई घंटे यह पूछताछ चली है। एनआईए ने संदिग्धों से पूछताछ कर छोड़ा मूसावाला हत्याकांड से। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो यहां पर बुलंदशहर में भी एनआईए की रेड पड़ी है। कितने लोगों से पूछताछ की गई और अब तक क्या कुछ पूछताछ में निकल पाया है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिनको बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एनआईए की टीम ने रेड मारी है और रेड में जो झारखंडी मोहल्ला है उसमें पूछताछ की है। जो खुर्जा निवासी जो हथियारों का जो सौदागर कुर्बान अंसार था उसके रिश्तेदार के घर पर रेड मारी गई है, क्योंकि जो पंजाब में मूसावाला हत्याकांड हुआ था उसमें उसकी कहीं ना कहीं उसमें होना पाया जा रहा था। तो उसको लेकर जो खुर्जा के जो अंसारी है उसके द्वारा वहाँ हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। उसके रिश्तेदारों के घर पर सिकंदराबाद के झारखंडी मोहल्ला में रेड मारी है और एनआईए की टीम में करीब 6 लोग वहाँ एनआईए टीम में 6 सदस्यीय टीम थी और उसमें काफी करीब 2-3 घंटे की रेड मारी गई है और उसमें कई लोगों को हिरासत में मिल गया और हिरासत के लेने के बाद में उनसे पूछताछ भी की है और पूछताछ करने के बाद जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ करके 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया है। हालांकि एनआईए की जो टीम है उसके लिए कुछ भी वहां से हाथ नहीं लगा है, लेकिन लगातार एनआईए की टीम बुलंदशहर में पहले भी कई बार छापेमारी कर चुकी है इसी मामले को लेकर। अब आज फिर देर सुबह ही छापेमारी कार्रवाई की है। जी चलिए अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर बिश्नोई समेत उनके कई बड़े गुर्गों के खिलाफ एनआईए की रेड जारी है। बिश्नोई समेत उनके कई बड़े गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा हो रही है छापेमारी। 70 से ज्यादा लोकेशन पर चल रही है छापेमारी। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में सर्च ऑपरेशन जारी। खबर दिल्ली से, जहां पर गैंगस्टर नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई। बिश्नोई समेत उसके कई बड़े गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा हो रही है छापेमारी। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, यहां पर एनआईए की छापेमारी जो है बिश्नोई समेत उसके कई बड़े गुर्गों के खिलाफ की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो एनआईए ने जो नीरज भवानी या लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों से लगातार पूछताछ कर रही थी, जो बीती रात लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवानी के पूछताछ के बाद उन्होंने दिल्ली भारत के 72 जगहों पर रेड एक साथ कंडक्ट करी, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों पर उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर अवैध हथियारों की सप्लाई और ब्लैक मनी की लेकर खबर मिली थी, जिसके जानकारी को पुख्ता कर 72 जगहों पे अभी छापेमारी चल रही है। फिलहाल एनआईए की टीम जगह जगह मौजूद है, क्योंकि जिस पिछले कुछ महीनों से जिस हिसाब से देखी गई है जो गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही, क्योंकि जब से आतंकवादी कनेक्शन निकला लॉरेंस बिश्नोई का, उसके बाद एनआईए लगातार धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। जी चलिए कुलदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, एनआईए की लगातार 70 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।